अस्पताल के कॉरिडोर में वो पागलों की तरह भाग रही थी। 3 साल के अहमद को सीने से लगाए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाहर पड़ती बर्फ और तीव्र सर्दी का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं था। बर्फीले कॉरिडोर पर उसके नंगे पैर अपने निशान छोड़ते जा रहे थे। सभी लोग मुड़ मुड़ कर उस 23 साल की लड़की को देख रहे थे, जो हर किसी से मिन्नतें कर रही थी कि उसके बच्चे को बचा लो। स्ट्रेचर उसके सामने लाया जा चुका था। फारिया ने एक नज़र अपनी गोद में बेहोश लेटे अहमद को देखा, जिसके होंठ नीले पड़ रहे थे। कांपते हाथों से उसने अहमद को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। उसे तुरंत ही इमरजेंसी में ले जाया गया। क्या हुआ बेटी? ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? तुम इतनी रो क्यों रही हो? एक बूढ़ी सी औरत ने फारिया को इमरजेंसी के बाहर लगातार रोते हुए देखा तो पूछ लिया। फारिया ने नज़र उठाकर उसे देखा। ये मेरा बेटा है। उसकी आवाज़ भीग गई। औरत भी अफसोस करने लगी। बढ़ती हुई सर्दी फारिया की रगों में खून को जमा देने लगी थी। अहमद की अचानक बिगड़ती तबीयत के चलते उसे कोई गर्म कपड़ा ओढ़ने का मौका नहीं मिला था। इस वक्त भी उसके शरीर पर बस एक हल्का सा ओवरकोट था, जिसे उसने कसकर अपने इर्द गिर्द लपेट लिया था। उसके काले बाल बिखरे हुए थे और आंखों में लाली उतर आई थी। न जाने कितने घंटे वह कॉरिडोर में बेचैनी से टहलती रही। उसकी जान तो अहमद में अटकी हुई थी। वह बार बार दुआ कर रही थी कि अहमद का यहीं इलाज हो जाए। इस छोटे से पहाड़ी शहर में यही एकमात्र अस्पताल था जहां दिल की बीमारियों के अच्छे डॉक्टर थे, और शहर से बाहर ले जाना वह अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब नर्स ने आकर कहा, डॉक्टर नोमान अहमद आपको अंदर बुला रहे हैं, तो फारिया धड़कते दिल के साथ डॉक्टर के कमरे में चली आई। वे इस शहर के सबसे काबिल हार्ट स्पेशलिस्ट थे। माफ़ कीजिएगा मिसेस फारिया, लेकिन टेस्ट और रिपोर्ट्स कुछ खास अच्छी नहीं आई हैं। आपके बेटे अहमद के दिल में बचपन से एक छेद है। हैरानी है कि अब तक आपको पता नहीं चला, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब है। हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चे की जान को खतरा है। डॉक्टर नोमान की बात फारिया पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। वह अविश्वास भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी। वह बेवकूफ़ तो नहीं थी, जानती थी कि दिल की सर्जरी के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। बेजान कदमों से वह सारे रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकल आई। डॉक्टर ने उसे तमाम खर्चों के बारे में बता दिया था। कम से कम 2 करोड़ रुपए का खर्च था। फारिया ने ओवरकोट की जेब से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से असद का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ लगातार बेल जाती रही। फारिया ने अस्पताल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा। रुई के फाहों की तरह बर्फ आसमान से नीचे गिर रही थी। शाम ढलने लगी थी। इस वक्त वहां अमेरिका में सुबह होगी और यकीनन वह अपने ऑफिस में होगा। फारिया ने असद के बारे में सोचा, जो अमेरिका में रहता था। काफ़ी देर तक बेल जाती रही, मगर असद ने फारिया की कॉल रिसीव नहीं की। फारिया की आंखों में आंसू भर आए। कम से कम आज तो वह कॉल उठा लेता। फारिया ने उसे बार बार कॉल की, लेकिन हमेशा की तरह असद ने उसकी कोई कॉल रिसीव नहीं की। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आपके पास पैसे अरेंज करने के लिए सिर्फ 2 दिन हैं। आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है। अहमद को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया था। फारिया थके हारे कदमों से अस्पताल से बाहर आ गई। ढलती शाम में उसने अपने परिवार के हर जानने वाले को फ़ोन किया, लेकिन किसी के पास भी फारिया की मदद करने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ लोगों ने तो फारिया का नाम देखकर कॉल काट दी। वे उसे जिन नज़रों से देखते थे, फारिया भली भांति जानती थी। परिवार में वह किसी के लिए भी भरोसेमंद नहीं थी। पश्चाताप का गहरा एहसास फारिया को घेरने लगा। काश वह सब कुछ ना हुआ। होता तो आज मैं इतनी अकेली ना होती। अहमद के इलाज के लिए कोई तो मेरे साथ खड़ा होता। फारिया वहीं कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अहमद उसे अपने हाथों से फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। क्या बात है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फारिया ने सर उठाया। ये वही बूढ़ी औरत थी जो दोबारा उससे पूछ रही थी। फारिया ने बेबसी में उसे सारी बात बता दी कि वह अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की वजह से परेशान है। 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। कोई तुम्हें इतने पैसे नहीं देगा। अस्पताल वाले भी मुफ्त इलाज नहीं करेंगे। हाँ, मगर एक शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। औरत की बात पर फारिया चौंक गई। कौन है वो शख्स? वो बेचैन हो उठी। इस अस्पताल के बहुत बड़े डोनर हैं। यहीं इसी शहर में उनका ऑफिस है, लेकिन वो कभी कभार ही यहाँ आते हैं।
अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुमसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। तुम अभी उनके पास चली जाओ। अगर उन्होंने तुम्हारी मदद का वादा किया तो तुम्हारे बेटे के सारे इलाज का खर्चा वो उठा लेंगे। फारिया बेताबी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कौन है वो, क्या नाम है उनका? फारिया ने पूछा। उनका नाम जारून अहमद है, औरत ने नाम बताया, और फारिया के ऊपर जैसे सातों आसमान टूट पड़े। जारून अहमद, उसके होंठ बेआवाज हिले। इस नाम के साथ उसका रिश्ता बहुत पुराना था। अतीत के कितने ही मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गए। एक वजाहत भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया, ब्राउन आंखों से छलकती बेयकीनी और गुस्सा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। फारिया, एक जुमला उसके कानों में गूंजा। औरत उसकी हालत देखकर घबरा गई। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा रंग क्यों सफ़ेद पड़ गया? फारिया ने मुश्किल से खुद को संभाला। नहीं, आप मुझे उनका एड्रेस बताएं। औरत ने जारून अहमद का एड्रेस फारिया को बताया। यकीनन ये कोई और जारून अहमद होगा। भला वो यहाँ कहाँ? फारिया ने अपने ख्यालों को झटका और कार्ड लेकर अस्पताल से बाहर निकल आई। ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया तो वो खुद में सिमट सी गई। घर जाने का उसके पास वक्त नहीं था। बाजार से सस्ते जूते लेकर उसने अपने पैरों में पहने और सीधा जारून अहमद के ऑफिस तक चली आई। वो शानदार बिल्डिंग थी। इतना अमीर आदमी ही किसी अस्पताल का डोनर हो सकता था। फारिया ने काउंटर पर मौजूद लड़की से कहा कि वो जारून अहमद से मिलना चाहती है। सर तो इस वक्त बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं उन्हें खबर कर देती हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए। लड़की ने फारिया से नाम पूछा तो फारिया ने नाम बता दिया। वो खामोशी से वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करने लगी। सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। वो अपने ख्यालों में गुम थी। जब सेक्रेटरी की आवाज़ पर उसने चौंक कर सिर उठाया। इतने मसरूफ आदमी ने उसे इतनी जल्दी अंदर बुला लिया था। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। जारून अहमद के कमरे का दरवाज़ा धकेलकर वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही चेयर पर वो शख्स बैठा था, मगर उसकी पीठ फारिया की तरफ थी। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है सर। मैंने सुना है कि आप यहाँ के अस्पताल को डोनेट करते हैं। मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है। फारिया ने जल्दी जल्दी अपनी बात कही कि कहीं वो बड़ा आदमी उसका वक्त जाया समझकर बात खत्म न कर दे। उसने अपनी चेयर घुमाई और फारिया के सामने उसका चेहरा आ गया। फारिया को यूं लगा जैसे सातों आसमान टूटकर उसके ऊपर आ गिरे हों। वो फटी फटी निगाहों से सामने बैठे उस शख्स को देखने लगी जिसका नाम जारून अहमद था। वो मुस्कुरा रहा था। कैसी हो फारिया? तो आज तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत मेरे दरवाजे तक ले ही आई। फारिया बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी। ये कैसे मुमकिन था? तुम, फारिया के लबों से निकला। हाँ, मैं जारून अहमद, क्या भूल गई। मुझे अभी इतना वक़्त तो नहीं हुआ, सिर्फ 3.5 साल ही तो गुजरे हैं। जारून की आवाज़ में तल्खी उभर आई थी। फारिया ने आंखें बंद करके खुद को जैसे यकीन दिलाया कि ये सब हकीकत है। वो ठंडी सांस लेकर पलटी। क्यों, वापस क्यों जा रही हो? भूल गई कि तुम्हारा बेटा आईसीयू में है और उसकी हार्ट सर्जरी के लिए तुम्हें 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वो मक्कारी से मुस्कराता हुआ कह रहा था। फारिया एक झटके से पलटी। तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? उसकी आवाज़ में डर उतर आया था। जारून का बेखौफ कहा गूंजा। वो अपनी जगह से उठ गया और लंबे लंबे कदम भरता हुआ ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फारिया बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी और पीछे लगी दीवार से जा टकराई। जारून अहमद मुस्कुराते हुए दीवार पर एक हाथ रखकर उसकी तरफ झुका था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ फारिया गुलजार अहमद, और मुझे ये भी पता है कि मुझसे पैसे लेने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पूरे परिवार वाले तुम्हारी मदद करने से इनकार कर चुके हैं, और इस वक्त तुम इतनी मजबूर हो कि मुझसे पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी उसकी आंखों में झांकते हुए जारून अहमद ने कहा था। फारिया का दिल कांप गया। जारून अहमद एकदम पलटा और उसने शेल्फ में रखी हुई कोई चीज़ बाहर निकाली थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अभी, और इसी वक्त तुम्हें चेक काट कर दे दूंगा। सुबह तुम्हारे बेटे की सर्जरी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ मेरी एक शर्त माननी होगी। फारिया के कदम लड़खड़ाए। पैसे मिलने की उम्मीद नजर आई तो वो ये भूल ही गई कि सामने खड़ा हुआ शख्स कौन था। वो बेइख्तियार 2 कदम चलकर सामने आई। जारून अहमद ने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ टेबल पर रख दी थी। वो एक रिहल थी। रिहल के अंदर कुरान मजीद मौजूद था। जारून अहमद ने वो कुरान शरीफ निकाला और टेबल पर रख दिया। आओ, इस मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रखकर कसम उठाओ कि तुम मुझसे 2 करोड़ रुपये लेने के बाद जो मैं चाहूँगा वो करोगी। उसकी आवाज़ में खुली दावत थी। फारिया साखित रह गई।
इतनी बड़ी किताब को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी शर्त मुझे वैसे भी बता सकते हो। फारिया की बात पर जारून अहमद ने एक जोरदार कहकहा लगाया। कुरान पाक को सिर्फ मैं तो बीच में नहीं लाया। कुछ याद आया इस किताब को देखकर। तुम भी तो एक दफ़ा मेरे और अपने रिश्ते के बीच इस किताब को लाई थीं। इस पर हाथ रखकर कसम उठाना तुम्हारे लिए बिल्कुल मामूली बात है, इसलिए ड्रामे मत करो और आगे बढ़कर कसम उठाओ, वरना निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं तुम्हें 1 रुपया तक नहीं दूंगा। उसका लहजा ही बदल गया था। फारिया की निगाहों में अहमद की सूरत लहराई नहीं। ऐसा मत करो, मुझे वाकई पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा यकीन करो। कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि 2 करोड़ रुपए के बदले तुम मेरा एक काम करोगी, उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, वरना चली जाओ। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था। फारिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मजबूर थी। बाहर की सफ़ेद रात और भी गहरी होती जा रही थी। कांपते हाथों से वह आगे बढ़ी और उसने कुरान मजीद पर हाथ रख दिया। जारून अहमद के होंठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई थी, जैसे वह जीत गया हो। मैं कसम खाती हूं कि 2 करोड़ रुपए के बदले तुम जो काम कहोगे मैं वह करूंगी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। जारून अहमद ने झटके से जेब से चेकबुक निकाली और 2 करोड़ रुपए का चेक काटकर उसकी तरफ फेंक दिया। अब यहां से चली जाओ और कल रात मेरे घर आ जाना। याद है ना मैं कहाँ रहता हूँ? वह विजयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था। फारिया ने जोर से अपनी आंखें मींच लीं। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने जल्दी से चेक उठाया और उल्टे कदमों से जारून अहमद के ऑफिस से बाहर निकल गई। फिलहाल उसे सिर्फ अपने बेटे की जान बचानी थी। फज्र की अजानों से पहले ही उसने 2 करोड़ का वह चेक अस्पताल में जमा करवा दिया था। डॉक्टर हैरान थे कि उसने इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे कर लिया, लेकिन सर्जरी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। वह पूरा दिन बेचैनी से कॉरिडोर में टहलती रही। उसके गले से पानी के अलावा कुछ नहीं उतर सका था। शाम करीब 7 बजे डॉक्टर ने आकर उसे बताया कि उसका बेटा अब खतरे से बाहर है, तो वह बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और उसी पल उसके जहन में जारून अहमद का ख्याल कौंधा। शाम ढल चुकी थी। फारिया के कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन उसे अपना वादा निभाना था। उसका ईमान इतना कमज़ोर नहीं था कि कुरान पर रखी कसम को भूल जाती। थके हारे कदमों से वह अस्पताल से बाहर आई। घर जाकर उसने सिर्फ कपड़े बदले। अपने लंबे काले बालों को ब्रश कर उसने वैसे ही खुला छोड़ दिया। पता नहीं जारून आज उससे क्या काम कहने वाला था। लाल रंग की शाल को अच्छे से ओढ़ते हुए वह जारून अहमद के घर पहुंच गई। घर में खामोशी थी। नौकर ने उसे लॉन्स में बिठा दिया। वह बेचैनी से अपनी हथेलियां मसल रही थी। आप ऊपर जारून अहमद साहब के बेडरूम में चली जाइए, उन्होंने ऊपर ही आपको बुलाया है, नौकर ने आकर उसे बताया। फारिया का दिल डर से जोरों से धड़कने लगा, मगर वह मजबूर थी। वह धीमे कदमों से जारून अहमद के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाज़ा खुला था। वह चुपचाप अंदर चली गई। सामने ही बेड की क्राउन से टेक लगाए जारून अहमद बैठा था। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक विजेता जैसी मुस्कान थी। फारिया को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ। वाह, क्या नसीब है मेरे मिस फारिया, गुलजार अहमद खुद चलकर मेरे पास आई हैं। वह धीरे धीरे चलता हुआ ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या काम है तुमको, मुझसे जल्दी बताओ। फारिया की आवाज़ कांप रही थी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अंदर तो आओ, बता देता हूँ। ये कहकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और दूसरे हाथ से फारिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। फारिया का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फारिया की आंखों में आंसू भर आए। जारून एकदम संजीदा हो गया। क्या तुम्हें नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरे सामने ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझसे पूरे 2 करोड़ रुपए लिए हैं और उसके बदले तुम्हें आज की रात मेरे साथ गुजारनी होगी। यही मेरी शर्त थी। जारून की बात सुनकर फारिया एक पल के लिए जैसे जड़ हो गई। फिर जब उसे उसकी बात का मतलब समझ आया तो वह घबराकर उठ खड़ी हुई। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम्हें नहीं पता मैं शादीशुदा हूँ? मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। फारिया की बात पर जारून जोर से हंस पड़ा। शौहर? कौन सा शौहर? वो जो 3 साल पहले निकाह करके गया और आज तक पलटकर नहीं आया, जिसे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। तुम अकेली अपने बेटे को पाल रही हो और मेरे सामने ज्यादा पाकीज़गी के ढोंग मत करो। अपने अतीत को भूल गई हो क्या? जारून की बातों में हिकारत थी। फारिया की आंखों से आंसू बहने लगे।
वह झपट कर उसके पास से निकलने लगी, मगर उसने जोर से उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर दोबारा बेड पर पटक दिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, आज की रात तो तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। और तुम कौन सी कोई कुंवारी या पाक दामन हो कि जिसे मेरे साथ वक्त गुजारकर शर्मिंदगी महसूस होगी। किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने ये एक रात किसके साथ गुजारी। जारून की बातों से फारिया का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह अपना गाउन खोल रहा था। फारिया की लाल शाल कंधों से खिसक कर नीचे गिर गई। उसके रेशमी बाल बिखर गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्लीज ऐसा मत करो जारून, मुझे जाने दो। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो। वह सिसकने लगी। जारून ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुमने भी तो उठाया था मेरी मजबूरी का फायदा, कुछ याद आ रहा है? जारून उसकी तरफ झुकते हुए पूछ रहा था। बेयकीनी से उसे देखते हुए फारिया के जहन में गुजरे वक़्त के कई मंजर एक साथ घूम गए। उन दिनों की जब वह इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में रहा करती थी। पढ़ाई उसका शौक सा था। शायद यही वजह थी कि बाबा जान ने पूरे खानदान की मुखालफत के बावजूद उसे हॉस्टल में रहकर पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। उस रात जब वह क्लासेस ख़त्म करके अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठा थीं और परेशान लग रही थीं। क्या हो गया है? उसने अपनी दोस्त समीरा से पूछा। समीरा ने बताया, हॉस्टल के कमरे में अचानक आग लग गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्टल खाली करने का हुक्म दे दिया है। सभी लड़कियां अपने अपने घर लौट रही हैं। फारिया अचानक परेशान हो गई थी। वह घर कैसे लौट सकती थी? उसका शहर तो पहाड़ी इलाके में था और यहाँ से काफी दूर था। बदकिस्मती से हॉस्टल की सभी लड़कियां पास के शहरों की थीं। उनके घरवाले उन्हें लेने आ चुके थे। फारिया जानती थी कि अगर उसने आज बाबा जान को यह सब बताया तो शायद फिर कभी उसे पढ़ाई की इजाज़त नहीं मिलेगी। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने बेमन से नंबर देखा। उसके दूर के रिश्तेदार का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ हादिया बाजी थीं। उन्होंने सलाम दुआ के बाद फारिया की परेशानी पूछी और फारिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। हादिया बाजी बोलीं, घर क्यों जाओगी? मेरा घर इसी शहर में है और मैं तुम्हारी रिश्तेदार भी हूँ। तुम जल्दी से सामान पैक करो, मैं जारून को भेज देती हूँ, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। फारिया मना करना चाहती थी। बाबा जान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वह इस तरह किसी के घर चली जाए। लेकिन कुछ ही देर में हॉस्टल के गेट पर जारून अहमद की कार आकर रुकी। वह काले रंग की जैकेट में, सिर पर छाता लिए, बर्फबारी से बचते हुए आया और बोला, आइए मिस, अम्मी ने कहा है आपको लाना है। वैसे इस मौसम में हॉस्टल से निकलने की क्या सूझी? फारिया को उसकी कंपनी अच्छी लगी। पूरे रास्ते वो बातें करते रहे। हादिया बाजी ने उसका दिल से स्वागत किया और कहा, जब तक हॉस्टल का मसला हल नहीं होता तुम यहीं रहो, तुम्हारे मामा बाबा से मैं बात कर लूंगी। फारिया मुस्कुरा दी। उसके लिए अलग कमरा तैयार किया गया। वह दिन भर की थकी हुई थी। जैसे ही बिस्तर पर लेटी, नींद ने घेर लिया। आधी रात के बाद अपने कमरे में बेचैन बैठे जारून ने बेकाबू होकर कंबल हटा दिया और फारिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा लॉक नहीं था। वह धीरे से अंदर गया। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में फारिया सो रही थी। वह उलटी होकर सोना पसंद करती थी। जारून उसके पास आया। कंबल हट चुका था। कपड़े कुछ अस्त व्यस्त थे। दूध जैसी गोरी पिंडलियां काले नाइट ड्रेस में चमक रही थीं। जारून की धड़कनें तेज हो गईं। न जाने ये कमज़ोर लम्हा था या कुछ और। वह उसके पास झुका और गाल से बालों की लट हटाई। फारिया ने हल्के से करवट बदली और आंखें खोल दीं। जैसे ही उसकी नज़र जारून पर पड़ी, वह चौंक कर उठ बैठी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी रात के इस वक्त? वह घबरा गई और खुद को ढकने लगी। जारून उसकी तरफ दिलचस्पी से देख रहा था। बेड पर बैठते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन जब से तुम्हें देखा है दिल सिर्फ यही चाहता है कि तुमसे बात करूं। फारिया का खून खौल उठा। इसलिए आप लोग मुझे अपने घर लाए थे ताकि रात के इस वक्त आप मेरे कमरे में आ जाएं? आपको पता भी है इसका क्या मतलब होता है? उसने तीखे लहजे में कहा। जारून ने सर झटका। कोई मतलब नहीं है और मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जल्दी ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तुम हमारे घर नहीं आती। आज पहली बार ही आई हो, इसलिए सोचा कि दोबारा मौका मिले या नहीं, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। जारून की इस बात पर फारिया का जैसे दिमाग घूम गया।
उन दिनों वो वैसे भी अक्खड़ मिजाज और खुद पसंद किस्म की लड़की हुआ करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम मुझसे 2 साल छोटे हो और मैं तुम्हारी खाला लगती हूँ। फारिया की बात पर जारून झुंझला गया। ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी अम्मी की दूर की कजिन लगती हो। बस हमारा आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं है। मैंने सब पता करवा लिया है। हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है। बस तुम मुझे एक इशारा तो दो। जारून का लहजा भीगा हुआ था। फारिया को खतरे की घंटियां सी सुनाई देने लगीं। अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाकर हादियाबाजी को बुला लूंगी। फारिया ने उंगली उठाकर धमकी दी। जारून कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अचानक बिस्तर से उतर गया। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। फारिया ने चैन की सांस ली और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे डर लग रहा था, अगर जारून कुछ कर बैठता तो, लेकिन न जाने क्यों जारून की बात उसे अच्छी भी लगी थी। वो बेहद हैंडसम था और किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, बस उसका इस तरह रात में कमरे में आना गलत था। फारिया ने सिर झटकते हुए सोचा। अगली सुबह वह हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त ने बता दिया था कि हॉस्टल के मसले हल हो गए हैं। तभी जारून अंदर आया। जारून बेटा, फारिया को उसके हॉस्टल छोड़ दो, हादियाबाजी ने कहा। जारून ने एक नज़र फारिया को देखा और चुप रह गया। फारिया थोड़ी झिझक गई, मगर थोड़ी देर बाद जब वह अपना बैग लेकर बाहर आई तो देखा कि जारून गाड़ी में उसी का इंतजार कर रहा था। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। वह खामोशी से गाड़ी चला रहा था। फारिया ने थोड़ा सिर घुमाकर उसे देखा। सफ़ेद टी शर्ट, जीन्स और ऊपर जैकेट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। फारिया ने नज़रें फेर लीं और खिड़की से बाहर देखने लगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मेरे प्रपोजल के बारे में क्या भेजूं अपने पेरेंट्स को, तुम्हारे घर? जारून ने साफ साफ पूछा। फारिया चौंक गई। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे, वो बहुत सख्त हैं और तुम लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हो। फारिया ने बात टाल दी, मगर आखिरकार फारिया को हथियार डालने ही पड़े। वैसे भी वो मन ही मन पहले ही हार मान चुकी थी। जब जारून ने उसे हॉस्टल के गेट पर उतारा, दोनों आपस में काफी करीब हो चुके थे। फारिया का नंबर अब जारून के मोबाइल में था। हॉस्टल में बैग रखकर वह कॉलेज चली गई। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो, बिना बात मुस्कुरा रही हो। कल रात तुम अपने रिश्तेदारों के घर गई थी ना? समीरा ने पूछा। तो फारिया शर्मा सी गई। उसके बाद जारून अक्सर उसके कॉलेज आने लगा। कॉलेज के बाद वो दोनों कभी लंच तो कभी आउटिंग पर साथ जाते शहर में। जहाँ कहीं फारिया को कोई काम होता, जारून किसी जिन की तरह वहाँ पहुँच जाता। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी एक ही जिद थी, वो जल्द से जल्द फारिया से शादी करना चाहता है। चाहती तो फारिया भी यही थी, मगर वो पहले सब कुछ साफ करना चाहती थी। उसे अपने बाबा की सख्ती का पूरा अंदाज़ा था। अगर उन्हें ज़रा भी भनक लग जाती कि वह शहर में अपनी मर्जी से लड़का पसंद कर बैठी है तो न जाने क्या हो जाता। उस रात भी 1:30 का वक्त था जब नींद में डूबी फारिया को मोबाइल की घंटी सुनाई दी। उसने मुश्किल से आंखें खोलकर देखा। जारून की कॉल थी। जल्दी से बाहर आओ, मैं हॉस्टल के गेट के बाहर खड़ा हूँ। पीछे वाले छोटे दरवाजे से आना, उसका लॉक मैंने ढीला कर दिया है, दरवाज़ा खुल जाएगा। जारून ने जल्दी जल्दी बोलकर कॉल काट दी। फारिया को कुछ समझ आया और कुछ नहीं। उसने मोबाइल पर टाइम देखा। 2:30 बज रहे थे। वह बेकाबू सी उठ खड़ी हुई। खिड़की से झांका तो देखा जोरों की बारिश हो रही थी। कमरे में हीटर चलने के बावजूद ठंड महसूस हो रही थी। फारिया ने जैकेट पहनी, जिप बंद की और सिर पर स्कार्फ लपेटकर बाहर निकल आई। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उससे टकराईं तो वह कांप उठी। उसने बारिश से बचने के लिए छोटा सा छाता ले लिया था। पूरा हॉस्टल सुनसान पड़ा था। वार्डन शायद ठंड की वजह से अपने कमरे में गहरी नींद में थी। फारिया को हॉस्टल में रहकर यहाँ के सारे छोटे दरवाज़ों की जानकारी हो गई थी। वह दबे कदमों से चलते हुए पीछे वाले हिस्से तक पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। हॉस्टल का एक छोटा दरवाज़ा मैदान की तरफ खुलता था, जहाँ जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। फारिया ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वह खुल गया। हैरान होते हुए फारिया बाहर निकल आई। सामने ही पेड़ों के बीच वह खड़ा था। फारिया हैरान रह गई। बारिश से बचने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। शायद फारिया के आने के बाद ही बारिश शुरू हुई थी। ये क्या बेवकूफ़ी है, इतनी ठंड में बारिश में भीग रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। फारिया ने जल्दी से छाता लाकर उसके हाथ में थमाया। अब वे दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े थे। बस
तुम्हें देखने का दिल कर रहा था, इसलिए यहाँ चला आया। जारून की आवाज़ जज्बात की शिद्दत से भारी हो रही थी। फारिया को यह एक सुखद हैरानी दे गया। तुम पागल हो क्या? उसने मुस्कुराते हुए जारून से कहा। जवाब में उसने दिल पर हाथ रखा और थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हें पागल ही हूं। फारिया हंस दी। बरसती बारिश और सर्द हवाओं के बीच वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, दुनिया और उसके हालात से बेखबर। तभी फारिया की जैकेट की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। इस वक्त किसकी कॉल है? अल्लाह खैर करे। फारिया ने फौरन मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर घर का नंबर चमक रहा था। उसने फौरन कॉल रिसीव की। फारिया, तुम्हारे अब्बू को हार्ट अटैक आया है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुबह पहली फुर्सत में घर के लिए रवाना हो जाओ। अम्मा जान की रोती हुई आवाज़ उसके कानों पर जैसे हथौड़े बरसा रही थी। फारिया के हाथों से मोबाइल गिर पड़ा। जारून ने जल्दी से उठाकर देखा। मोबाइल बंद हो चुका था। फारिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जारून उसे तसल्ली दे रहा था, मगर फारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा जान उससे बेहद मोहब्बत करते थे। वह फौरन जारून को खुदा हाफिज कहे बिना ही वापस लौट आई। अगली सुबह पहली बस से ही वह अपने शहर चली गई। पहाड़ों के बीच बसे उस खूबसूरत से शहर में फारिया को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बाबा हॉस्पिटल में थे। एक झटके से वह वर्तमान में लौटी, क्योंकि जारून अहमद ने उसके सिर से चादर उतार कर नीचे फेंक दी थी। फारिया ने बेबसी से आंखें मींच लीं। वह उसका बालों का जूड़ा खोल रहा था। रेशमी बाल कंधों पर बिखर गए। बेइख्तियार फारिया ने उसे जोर से धक्का दिया और आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। ओ बस करो फारिया, इतनी शरीफ बनने का नाटक मत करो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, ये सब उसी की सज़ा है। तुम्हें भी तो पता चले कि जिल्लत और शर्मिंदगी आखिर किसे कहते हैं। वही सब जो तुमने मेरे साथ किया था, आज मैं तुम्हारे साथ करूंगा। उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए वह फिर गुर्राया था। छोड़ो मेरा बाजू, मुझे दर्द हो रहा है। फारिया की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जारून उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बेहयाई करता, बेड पर रखे फारिया के बैग से मोबाइल की घंटी बजने लगी। फारिया चौंकी। जारून भी जैसे उस पल के असर से बाहर आ गया। फारिया ने झपट कर मोबाइल उठाया। असद की कॉल आ रही थी। असद की कॉल? फारिया के होंठों से निकला। उसने कॉल रिसीव कर कान से लगाया। क्या मुसीबत है तुम्हें? क्यों बार बार कॉल करके मेरा दिमाग खराब कर रखा है? 1000 बार कहा है कि मुझे तंग मत किया करो। दूसरी तरफ असद चिल्ला रहा था। फारिया चुप रही। असद की हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर ने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए आपको कॉल की थी। उसने दबे लहजे में सफाई दी। लेकिन असद फिर चिल्लाया। कहाँ से लाऊं मैं 2 करोड़? डॉक्टर बदलो या किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, और अगर कहीं बात नहीं बनती तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, और अब मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। खट से फ़ोन कट गया। मोबाइल हाथ में पकड़े फारिया साकित खड़ी रह गई। सामने खड़े जारून अहमद ने उसे गहरी नज़रों से देखा। असद इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर खड़े जारून को भी सब कुछ साफ साफ सुनाई दे गया था। मोबाइल अभी भी फारिया के हाथ में ही था कि फिर कॉल आई। इस बार हॉस्पिटल से कॉल थी। फारिया ने फौरन रिसीव किया। दूसरी तरफ से कोई लड़की कह रही थी, मिसेस फारिया, आपके बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है, फौरन से ब्लड अरेंज करें। फारिया का दिल जैसे रुक गया। अभी तो वह अहमद को बिल्कुल ठीक छोड़कर आई थी। लाइन कट गई। उसने गिड़गिड़ाती नज़रों से जारून अहमद की तरफ देखा। जारून अहमद ने सिर झटका और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। शायद उसे रहम आ गया था। फारिया तेज़ी से बाहर निकल गई। अंधाधुंध हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए उसके जहन में बस अहमद का ही ख्याल था। स्याह रात में हॉस्पिटल के बर्फीले कॉरिडोर में टहलते हुए वह बस अहमद की सेहत के लिए दुआ कर रही थी। अरसे बाद जारून से हुई मुलाकात ने उसके पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए थे। अचानक माँ और बाबा की याद उसके जहन में तैर गई। नफ़रत की एक तेज़ लहर उसके वजूद में उठी और उसने एक फ़ैसला कर लिया। अहमद की तबीयत अब बेहतर हो रही थी, लेकिन वह अभी भी आईसीयू में ही था। हॉस्पिटल से निकलते ही फारिया के कदम अपने घर की तरफ मुड़ गए। वह घर जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे थे। जब वह बाबा जान के घर के दरवाजे पर पहुंची, रात गहराई हुई थी। उसने डोरबेल दबाई। थोड़ी देर में नौकर ने दरवाज़ा खोला। वह खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। लाउंज में सन्नाटा छाया हुआ था। कौन आया है किचन से?
अम्मा जान निकलती हुई बाहर आ रही थीं। फारिया पर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी, वह जैसे ठिठक गईं। तुम 2 साल बाद हमें कैसे याद आ गईं? उनकी आवाज़ दुख से भरी थी। फारिया ने मुड़कर उन्हें देखा। शायद कभी न आती, लेकिन अहमद बाकी का जुमला उसके होंठों पर ही दम तोड़ गया। अम्मा जान आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लेती हैं। सालों हो गए थे जब वह नाराज़ होकर उनके घर से कहीं चली गई थी। तुम्हारे अब्बा जान को पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। अम्मा जान ने कहा। तो फारिया ने ना में सिर हिला दिया। उन्हें मत बताइए, मैं तो बस हॉस्पिटल वापस जा रही थी। आज यूं ही दिल भर आया तो आपसे मिलने चली आई। मगर अम्मा जान ने उसकी बात कहाँ सुनी थी। वे उठकर अब्बा जान को खबर देने चली गईं। फारिया वहीं सोफे पर बैठ गई। यही जगह थी, यहीं बैठकर आज से 3 साल पहले उस पर कयामत टूटी थी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पुराना मंजर घूम गया, जब अब्बा जान को हार्ट अटैक हुआ था और वह शहर से वापस आई थी। शुक्र था कि हार्ट अटैक मामूली था। उसके घर आने के 2 दिन बाद ही उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। पूरा परिवार घर में जमा था। गुलजार अहमद साहब बीमारी के बावजूद अपने रौब के साथ सोफे पर टिके बैठे थे। गुलजार भाई, अब तो बस आप जल्दी से फारिया की जिम्मेदारी निभा ही दें। अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी है तो देर न करें। पढ़ लिख कर लड़कियों ने क्या करना होता है। वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियों को इतना पढ़ाने का रिवाज नहीं है, मगर आपने तो फिर भी फारिया को हॉस्टल भेज रखा है। मेरी माँ ने तो जल्दी अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। यह समीना फुफ्फो थीं। फारिया के अंदर खतरे की घंटी सी बजने लगी। गुलजार अहमद मुस्कुरा रहे थे। तुमने बिल्कुल सही कहा समीना, मैं भी हॉस्पिटल में यही सोच रहा था। इसलिए मैंने आज अपने पुराने दोस्त सफदर को यहाँ बुला लिया है। उसका बेटा असद विदेश से ऊंची पढ़ाई करके आया है और वे लोग कब से मुझसे फारिया का रिश्ता मांग रहे थे। मैंने सोचा कि आज सगाई की छोटी सी रस्म कर दी जाए और 10 दिन बाद शादी भी कर देंगे। बस खत्म हो गई। फारिया की पढ़ाई क्या करेगी? इतना पढ़कर गुलजार साहब मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मगर फारिया के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा था। खानदान के सब लोग उन्हें इस अच्छे फैसले पर मुबारकबाद दे रहे थे। फारिया को घबराहट होने लगी। थोड़ी ही देर बाद सफदर साहब अपने बेटे असद के साथ अंदर आ गए। वह लंबा गंभीर सा आदमी था और उसकी उम्र करीब 32 साल थी। अब देर मत करो, गुलजार बुलाओ, हमारी बेटी को हम सगाई की रस्म अदा करें, सफदर साहब ने कहा था। गुलजार साहब मुस्कुराने लगे। लाउंज के दरवाजे के बाहर खड़ी फारिया का दिल कांप गया और उसी पल एक आवाज आई, रुक जाइए गुलजार अंकल, आप पहले एक बार फारिया से तो पूछ लीजिए कि क्या वह आपके दोस्त के बेटे से शादी करना भी चाहती है या नहीं। फारिया का दिल उछलकर गले में आ गया। उसने बेइख्तियार पर्दा हटाकर अंदर देखा। खुले दरवाजे से झारून अंदर दाखिल हुआ था। हादियाबाजी भी उसके साथ थीं। उनके हाथों में मिठाई के बड़े बड़े टोकरे थे। फारिया को एक पल लगा समझने में कि वह आज उसका रिश्ता मांगने आया था। अरे हादिया, तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारा बेटा कैसी बात कर रहा है? मिली जुली आवाज़ें लाउंज में गूंजने लगी थीं, मगर गुलजार साहब झारून को सख्त निगाहों से देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फारिया का नाम लेने की? वह मेरी बेटी है, उसका फैसला मैंने ही करना है। तुम कौन होते हो बताने वाले कि मुझे किससे पूछकर फैसला करना चाहिए और किससे नहीं? गुलजार साहब की कड़क आवाज़ लाउंज में गूंजी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं आज यहाँ फारिया का हाथ मांगने आया हूँ, झारून ने आगे बढ़कर कहा था। फारिया ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था अब क्या होने वाला है। परिवार के सभी लोग मुंह पर हाथ रखे हैरान खड़े थे। गुलजार अहमद का तो बस नहीं चल रहा था कि आगे बढ़कर झारून की गर्दन उड़ा दें। अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, मैं उसकी सगाई तय कर चुका हूं। उन्होंने अंदर मुंह करके फारिया की मां को आवाज दी। उनकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि फारिया को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। आप एक बार फारिया को बुलाकर पूछ लें, आप उससे पूछें, वह मुझसे मिलती रही है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वह इस्लामाबाद में हमारे घर भी आई थी। जरून की बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया। देखा, मैंने कहती थी लड़की को पढ़ने के लिए शहर बाहर मत भेजो, ना जाने वहां क्या गुल खिलाती रही। समीना फुफ्फो ने कानाफूसी के अंदाज में इस तरह कहा कि सबने सुन लिया। बुलाओ फारिया को। गुलजार अहमद साहब ने गरज कर कहा था। अम्मा ने फारिया पर एक सख्त नज़र डाली और उसे बाजू से पकड़कर लॉन्स के अंदर ले गईं। फारिया के कदम भारी हो रहे थे। वह पूरी तरह कांप रही थी।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम उस लड़के से मिलती रही हो और तुमने उसके साथ मोहब्बत के दावे किए हैं? कौन है ये गुलजार साहब? ने जिन निगाहों से फारिया को देखा, उसका दिल चाहा कि वह जमीन में गड़ जाए। वह उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहा था। बस अभी वह सबको बता देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फारिया ने जो कुछ कहा वह झारून के सिर पर जैसे बम बनकर फटा नहीं। अब्बाजान, मैं इसे नहीं जानती, पता नहीं ये कौन है, मैं इससे कभी नहीं मिली। कांपती हुई आवाज में न जाने कैसे ये उसके होंठों से निकल गया। वह खुद भी नहीं जानती थी। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि आज सबके सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। गुलजार अहमद साहब संतुष्ट हो गए थे। देख लिया तूने, अब दफा हो जा यहां से। मगर झारून तो हैरान निगाहों से फारिया की ओर देख रहा था। ये डरी हुई है, आप सबके सामने सच कबूल करने से डर रही है, मगर मैं इस तरह सबके सामने झूठा साबित नहीं हो सकता। कसम खाओ फारिया कि तुम मुझे नहीं जानती। बात के आखिर में उसका लहजा जैसे जख्मी हो गया था। फारिया ने मुश्किल से नजर उठाकर उसे देखा। वह रो पड़ने के करीब था और तभी पीछे से गुलजार अहमद की आवाज आई, उठा लो कसम जितनी मर्जी। बड़ी कसम उठाना चाहते हो? मेरी बेटी मेरे खिलाफ हरगिज नहीं जाएगी। उनकी आवाज में मान था, हुक्म था, एक चेतावनी थी। फारिया कांप कर रह गई। झारून अचानक पलटा था। शेल्फ पर रखा हुआ कुरान उसे दूर से दिखाई दे गया। उसने फौरन कुरान लाकर फारिया के सामने रख दिया। उसकी आंखों से 2 आंसू भी लुढ़क गए थे। मत करो मेरे साथ ऐसा फारिया, बता दो सबको कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। झारून ने जैसे उससे मिन्नत करते हुए कहा था, मगर फारिया को अपने ऊपर टूटती हुई पूरे खानदान की नज़र साफ महसूस हो रही थी। उसका कांपता हुआ हाथ उठा और कुरान पर टिक गया। मैं इस शख्स को नहीं जानती, ना ही मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और ना ही इससे शादी करना चाहती हूँ। जो मेरे अब्बा कहेंगे मैं वही करूँगी। अगले ही पल वह मुंह पर हाथ रखकर भागती हुई अंदर चली गई थी। झारून जैसे जमीन में गड़कर रह गया। धक्के मारकर बाहर निकालो इस शख्स को। गुलजार अहमद के हुक्म पर नौकरों ने वाकई उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी कुचली हुई अना के साथ जब वह वापस अपने घर पहुंचा, वह जख्मी शेर बन चुका था। फारिया के साथ उसकी सारी मोहब्बत नफरत में बदल चुकी थी। कैसे उसने सबके सामने उसे रुस्वा कर दिया था। सामने बैठा असद खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। लॉन्स में सन्नाटा छा गया था। असद ने झुककर अपने बाप से कुछ कहा, मगर जवाब में उसके बाप ने एक सख्त नज़र उस पर डालकर उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या हम सगाई की रस्म शुरू करें? सफदर गुलजार साहब ने संजीदगी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह सीधे होकर बैठ गए थे। साकित खड़ी फारिया को अम्मा ने सोफे पर बिठाया तो वह किसी बेजान मूर्ति की तरह बैठ गई। सफदर साहब के साथ आई। उनकी बीवी ने आगे बढ़कर फारिया के हाथ में असद के नाम की अंगूठी पहना दी। लॉन्स में मुबारकबाद की आवाज़ें गूंजने लगीं, मगर असद खामोशी से उठकर बाहर चला गया था। सफदर साहब ने सगाई के फौरन बाद ढके छुपे लफ्ज़ों में लंबे चौड़े दहेज की लिस्ट और आधी जायदाद की ट्रांसफ़र की बात कर दी थी। वहां मौजूद सब लोगों को अंदाजा हो गया था कि सफदर फारिया का रिश्ता लेने में इतना जोश क्यों दिखा रहे थे। सिर्फ 10 दिन के करीब अरसे में फारिया की असद के साथ रुखसती कर दी गई थी। उस दिन के बाद झारून ने फिर कभी फारिया का नाम नहीं लिया। खुद वह भी इस तरह हो गई जैसे जिंदा लाश बनकर घूम रही हो। असद ब्याह कर उसे अपने घर ले गया। शादी की रात को अपने कमरे में आया तो फारिया दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस दिन तुम्हारा वो जो आशिक आया था और तुम्हारी मोहब्बत का ऐलान कर रहा था, मुझे यकीन है कि तुम्हारा उसके साथ कोई छुपा हुआ अफेयर ज़रूर रहा होगा, वरना कौन इस तरह भरी महफिल में आकर अपनी बेइज्जती करवाता है जिस तरह उस बेचारे ने करवाई। खैर, ये हसीन लड़कियों के यही तो हथकंडे होते हैं। प्यार किसी और से और शादी किसी और से, दोनों तरफ के मज़े लूट लेती हैं। हिकारत से कहता हुआ वह उसकी हस्ती को कुचल रहा था। फारिया ने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने शौहर होने का हक उसने इस्तेमाल कर लिया था, मगर शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही वह फारिया को छोड़कर विदेश चला गया। फारिया ने कुछ दिन ससुराल में एक नापसंद चीज़ की तरह गुजारे और आखिरकार उसकी सास ने उसे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। जब तक तुम्हारे पति नहीं आते, जाओ अपनी माँ के घर रहो। मुझसे तो तुम्हारा चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बेटे के सिर पर न जाने किस गंदगी को थूका है उसके पिता ने। फारिया चुपचाप सास के नफरत भरे बोल सुनकर वापस माँ के घर चली गई। माँ के घर आते ही उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है।
उसने असद को फ़ोन पर खबर देने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फारिया उसे फ़ोन करती रहती थी, लेकिन वह कभी फ़ोन नहीं उठाता। फारिया ने खुद को संभाल लिया था और चाहती थी कि असद के साथ सामान्य जिंदगी बिताए, लेकिन असद उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। वह बेजान लाश की तरह पूरे घर में घूमती रहती। अपनी बेटी को समझाओ, घर बसाने की कोशिश करो, न जाने किस चीज़ का गम मना रही है। उसे शहर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा गया था ताकि वहाँ लड़कों से दोस्ती न कर ले। अगर उसकी अच्छी जगह शादी हो गई है तो उसे निभाने की कोशिश करो। गुलजार साहब उठते बैठते अपनी बीवी को सुनाते रहते। फारिया के कानों में भी ये बातें पहुंच जातीं। वह सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लेती और अंदर जाकर फिर से असद को कॉल करने की कोशिश करने लगती। जवाब में उसे वही नफरत मिलती। धीरे धीरे उसका दिल हर किसी से ऊबने लगा। अहमद पैदा हुआ तो फारिया की 1000 मिन्नतों के बावजूद असद नहीं आया। उस दिन दर्द से तड़पती हुई फारिया ने कसम खाई कि आज के बाद वह उसे नहीं पुकारेगी। उसके जख्म ठीक हुए तो वह चुपचाप अहमद को लेकर अपनी दोस्त के पास एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई। गुलजार अहमद साहब ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बस इतना कहा, आपने मेरी शादी कर दी तो मुझ पर आपका हक खत्म हो गया। मेरे ससुराल वाले मुझे रखने को तैयार नहीं हैं, मगर मैं अपने बेटे को और किसी के तानों का निशाना नहीं बनाना चाहती। मैं उसी के साथ जिंदगी बिताऊंगी। और सचमुच फारिया ने अहमद को ही अपना इकलौता सहारा समझना शुरू कर दिया था। मगर शायद किस्मत ने उसके और भी मुश्किल इम्तिहान तय कर रखे थे। सोफे पर बैठी हुई न जाने बीते हुए कई किस्से याद आए। माँ की आवाज़ आई तो वह बेखुद सी हो गई। तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं बेटा, वह बहुत रो रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। एक बार उनसे मिल लो। वह अपने किए पर बहुत नादम है। अब वे चल फिर नहीं सकते, बहुत बीमार हैं। उन्हें समझ आ गया है कि असद के साथ तुम्हारी शादी करके उन्होंने गलती की थी। माँ जान कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। जो होना था हो गया माँ, मुझे यहाँ और जाना पसंद नहीं था। दिल भारी हो गया तो वह चुपचाप अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। आईसीयू के दरवाजे के सामने खड़ी वह चुपचाप अहमद को देख रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके सभी अपनों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ। झारून की आवाज़ पीछे से आई तो वह बेधड़क पलटी। सामने वहीं खड़ा था, काला जैकेट पहने। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो फारिया इन दिनों अपने लिए देखती थी जब वह उसकी मोहब्बत का दम भरता था। मरिया ने चुपचाप नज़र घुमाई। मैं तुम्हें तुम्हारे 2 करोड़ रुपये दे दूंगी। मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मेरे पास कुछ जेवरात हैं, उन्हें बेचकर और कहीं नौकरी करके मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। फारिया ने आंसू पीते हुए कहा तो झारून अचानक घूमकर उसके सामने आ गया था। तुमने कभी जिंदगी में मुझ पर भरोसा करके देखा है? मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हारे साथ वह सब करता, अफसोस कि तुम मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझ पाई? उसका लहजा टूटा हुआ था। फारिया ने बेईमान निगाहों से उसे देखा। मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा करके क्या करूँ? सिर्फ तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मदद की। फारिया की बात पर वह एक ताना भरी हंसी हंसा। शादीशुदा? मगर किसकी बीवी हो तुम? तुम्हारा पति तुम्हारा फ़ोन तक नहीं उठाता। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका में आज से 2 साल पहले दूसरी शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। वह वहाँ खुश और संतुष्ट है। उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह कभी वापस नहीं आएगा और जहाँ तक मैंने सुना है वह तुम्हारे लिए तलाक के कागज़ तैयार करा चुका है। फारिया को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसने बेईमान निगाहों से झारून की तरफ देखा। वह अब वो सामान्य झारून नहीं था जो कुछ साल पहले था। वह एक बड़े बिजनेस का मालिक था। उसके संबंध पूरे देश में फैले हुए थे। वह घर बैठे हर किसी के बारे में जान सकता था। यकीनन उसकी बात सच्चाई पर आधारित थी। फारिया लड़खड़ाकर वहीं रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। झारून ने आगे बढ़कर उसे संभाला। वह फूट फूट कर रो दी। झारून की बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। 2 दिन बाद जब अहमद को प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया तो वह उसका हाथ पकड़कर चुपचाप बैठी थी। जब उसके मोबाइल की स्क्रीन पर असद का नंबर टिमटिमा रहा था, फारिया ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल उठाया और कान से लगाया। मैं तुम्हें तलाक भेज रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे साथ रहने के लिए मना नहीं पाया। मैंने 2 साल पहले यहाँ दूसरी शादी कर ली थी और मैं अपनी दूसरी पत्नी कैथरीन से बहुत खुश हूँ। मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है।
तुम चाहो तो अहमद को अपने साथ रख सकती हो, और अगर नहीं तो उसे अपनी मम्मी पापा को दे देना, मैं उसका खर्चा भेजता रहूंगा। असद ने मशीन की तरह बोलकर फ़ोन काट दिया। फारिया ने गहरी हिम्मत से अपनी आंखें बंद कर लीं। तलाक की खबर फारिया के घर वालों तक भी पहुंच चुकी थी। तभी माँ का फ़ोन आया। वापस आ जाओ फारिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें असद के हवाले कर दिया। झारून का रिश्ता मांगने का तरीका गलत था, लेकिन हमें समझना चाहिए था कि वह अभी इतना परिपक्व नहीं है। हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, माँ रोते हुए कह रही थी। फारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सबने मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और आधी से ज़्यादा जख्म उसने खुद भी दिए थे। अहमद का सारा इलाज अस्पताल में अच्छे तरीके से हो रहा था। अस्पताल से कभी किसी ने उससे खर्चे नहीं लिए। उसे पता था कि सारी रकम झारून दे रहा है। झारून अक्सर अस्पताल आता, चुपचाप कमरे में कुछ पल गुजारता और चला जाता। जब अहमद ठीक हुआ तो माँ अस्पताल आई और फारिया को अपने साथ ले गई। उसने जैसे हथियार डाल दिए थे। कमरे में पड़े गुलजार अहमद साहब अब हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। फारिया को देखते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने अपने अड़ियलपन और अहंकार में बड़ा गलत फैसला किया। उस दिन सबके सामने मुझे लगा कि झारून मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। मेरी ही संतान भला मेरे खिलाफ किसी और के पक्ष में गवाही कैसे दे सकती थी? इसलिए मैंने जल्दी में तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन असद तुम्हारे लिए सही चुनाव नहीं था। गुलजार अहमद साहब रोते हुए ये कह रहे थे और फारिया चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। अब क्या हो सकता था? जो होना था हो चुका था। वह बस इसी बात से खुश थी कि उसका बेटा ठीक हो गया था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। उस रात परिवार में एक शादी का समारोह था। शादी से लौटे हुए अहमद सो चुका था। उसने धीरे से उसे बिस्तर पर डाला। लंबा घिरदार फ्राक उसे परेशान कर रहा था। वह बदलने के लिए उठी, तभी मोबाइल बजा। रात के 12 बज रहे थे। फारिया ने मोबाइल उठाया। झारून का नंबर चमक रहा था। वह चुप रह गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने फ़ोन ऑन कर लिया। जल्दी बाहर आओ और छाता लेकर आना, और हाँ, घर के पिछवाड़े के दरवाजे से आना। मैंने लोगों को गलतफहमी में डाल दिया है। झारून की आवाज़ कानों में गूंजी। वह हैरान होकर खिड़की से बाहर झांका। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम पहले ही खराब था, पर इतनी जल्दी बारिश ने फारिया के होठों पर मुस्कान ला दी। अनजाने में उसने अलमारी से छाता निकाला और नीचे उतर आई। माँ बाबा सो चुके थे। घर में सन्नाटा था। चुपके से पिछला दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकली। सामने खड़ा था वह, बारिश में भीगा हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी फारिया ने भी मुस्कुराहट की। बारिश ने उनके बीच एक चादर सी बिछा दी थी। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल पर झारून का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ खड़ा झारून पेड़ के पीछे छिपा फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। क्या बात है, क्यों बुलाया? फारिया ने पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर हाँ, तो मैं माँ को लेकर तुम्हारे घर फिर से आने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बार मुझे घर से बाहर मत निकालना। उसके लहजे में हल्की सी मुस्कान थी। फारिया मुस्कुराई और सिर हिला दिया। यह उसकी तरफ से हाँ का संकेत था। फिर जब रिश्ता लेकर आऊँगा तभी मिलेंगे, अभी मिलना ठीक नहीं। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। दूर खड़ा झारून भी सिर झुका मुस्कुराया। वह छाता लिए लौटकर अंदर चली गई। झारून भी चुपचाप अपनी कार में बैठ गया, लेकिन उसके दिल की कली खिल चुकी थी। अगले ही दिन वह रिश्ता लेकर फारिया के घर पहुंच गया। गुलजार साहब ने फारिया के निकाह के लिए हाँ कर दी थी। इस बार उन्होंने वास्तव में फारिया की खुशी का ख्याल रखा था। अदालत पूरी हुई तो सादगी से फारिया और झारून का निकाह पढ़ा गया। सफ़ेद रंग के कढ़ाईदार कपड़े में वह आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, और झारून सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर काली शॉल ओढ़े कोई राजकुमार था। शादी के थका देने वाले दिन के बाद जब वह कमरे में आया तो फारिया थक कर बेड के सिरहाने टिका बैठी थी। इजाज़त है? उसने जेब से अंगूठी निकाली और मुस्कुराते हुए फारिया की तरफ देखा। फारिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। धीरे धीरे झारून ने उस अंगूठी को उसके हाथ में पहनाया और हमेशा के लिए उसे अपने घेरे में बंद कर लिया था।